सभी को आवाज आ रही है? हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जी हाँ, आ रही है आपकी आवाज। थैंक यू। सर की आवाज नहीं आ रही क्या? आज प्रेजेंटेशन कौन करेगा? रिकॉर्डिंग तो हाँ हो जी। रही है। हाँ जी। आरती, सभी की आवाज़ आ रही है, लेकिन मीनू ने शायद अपने आप को अनम्यूट कर रखा है। मीनू, अपने आप को पहले अनम्यूट से हटाइए, वो अनम्यूट करिए। जी सर, मेरा अनम्यूट ही था सर। अच्छा मुझे अच्छा, आवाज ठीक नहीं आ रही थी सर। ठीक 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 ठीक। ठीक है, आप लोगों में से किसका प्रेजेंटेशन रहेगा मीनू के बाद में, वो भी डिसाइड कर लीजिए। मीनू के बाद में वो मुझको आज शाम तक मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, और अपना नाम और टॉपिक के साथ में। ठीक है, अब मीनू आप शुरू कर सकते हैं। ओके सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। ओके, गुड आफ्टरनून। शुरुआत गुड करते हैं। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। नॉन पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वेशन था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने से पहले नॉन पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वेशन है आशावादी अवलोकन, उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने मीनू, आपको आपकी स्लाइड शो नहीं हो रही हैं। स्लाइड्स नहीं शो हो रही है। आपने असल में स्क्रीन शेयर वाले मोड पे नहीं वो उसको लगा रखा है। देखिए, वो दूसरे आपके दो प्रोफाइल खुले हुए हैं इस समय, लेकिन शेयर नहीं हो रहा वो। ठीक अभी है, हुआ? अब हाँ, हो गया हो गया। ठीक। ओके। हाँ, तो जानेंगे कि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है। इसमें मैंने बताया कि जो ऑब्जर्वर होता है वो क्या होता है कि जो ग्रुप में, जिस ग्रुप में वो जा रहा है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ क्या वो किसी भी सक्रिय सहभागिता के रूप में अपने आप को नहीं रखता है। वह दूर ही खड़े होकर क्या चीजों का ऑब्जर्वेशन करता है, किसी तरीके का उस ग्रुप में जाकर वो इंटरफेयर नहीं करता है। जैसे भी वहां पे लोग बातचीत कर रहे होते हैं, जैसे भी स्वाभाविक घटनाएं वहां घट रही होती हैं, वह क्या करता है, दूर ही खड़े होकर चीजों का ऑब्जर्वेशन करता है। तो इससे क्या होता है कि जो वहां पर जो लोग होते हैं, जो उनके आचार विचार होते हैं, साथ ही आपस में बातचीत, जो कम्युनिकेशन स्किल हो रही होती है, तो जो सारी चीजों को ऑब्जर्वेशन करता है वह दूर ही खड़े होकर करता है। वह किसी तरीके का इंटरफेयर उसमें नहीं करता है। तो आप देखिए कि जो हम लोग डेली लाइफ में क्या करते हैं, ज्यादातर जो हम लोगों का जो डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशन रहता है, वो एक नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के ही रूप में हम लोग चीजों को ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे कि आप घर पे लीजिए, हम लोग बैठे रहते हैं तो किसी भी चीज को ऑब्जर्वेशन करते हैं, या कहीं मार्केट गए, ठीक है, रेलवे स्टेशन, वहां पर क्या चीजों को ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो जो एक स्वाभाविक परिवेश में जो ऑब्जर्वेशन होता है, उस तरीके का हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक ही टाइमिंग ऐसी होती है जिस समय हम लोग ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, सोते समय केवल। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ऑब्जर्वेशन में आंखों का यूज ज्यादा बताया गया है कि आप जो भी ऑब्जर्व करेंगे चीजों के बारे में, जो भी सामाजिक जो वातावरण होता है आसपास के, उसमें क्या होता है कि आप आंखों के द्वारा ही चीजों को ऑब्जर्वेशन करते हैं।
तो जो अगर असहभागी अवलोकन में अगर देखा जाए तो इसमें 2 स्टेज के द्वारा इसमें असहभागी अवलोकन किया जाता है। जैसे कि पहला बताया गया है कि आपका स्वाभाविक परिवेश में असहभागी अवलोकन, कि आप स्वाभाविक परिवेश में कैसे असहभागी अवलोकन के रूप में उसको करेंगे। दूसरा है हमारा प्रयोगात्मक परिस्थिति में, कि आप प्रयोगात्मक परिस्थिति रखेंगे, उसमें आप कैसे असहभागी अवलोकन करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्वाभाविक परिस्थिति में कैसे अवलोकन किया जाता है। मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो ज्यादातर ऑब्जर्वेशन होता है डेली लाइफ में, वो कहीं ना कहीं स्वाभाविक परिवेश में ही होता है। हम अपने आसपास के वातावरण के बारे में कहीं भी जाते हैं या कहीं भी बैठे रहते हैं, पार्क में बैठे हैं या कहीं भी गए मार्केटिंग में या मान लीजिए सिनेमा हॉल में गए, तो वहाँ क्या होता है, कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन दूर से ही रहकर चीजों का करते हैं। अब प्रयोगात्मक परिस्थिति में कैसे करेंगे? प्रयोगात्मक परिस्थिति में हम लोग करते हैं, मान लीजिए किसी हम लोगों को बच्चे हैं, ठीक है, उनके एक ग्रुप को लेंगे और उन बच्चों के ग्रुप को ले जाकर एक लैब होगी या एक रूम में क्या कर देंगे, उन बच्चों को छोड़ देंगे आपस में बातचीत करने के लिए। ऑब्जर्व हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व हमको करना होगा कि बच्चे आपस में कैसा बिहेव करते हैं, एक दूसरे के साथ वो कैसा कम्युनिकेशन स्किल करते हैं, कैसा उनका व्यवहार रहता है एक दूसरों के साथ। तो इस चीज का ऑब्जर्वेशन करने के लिए मैंने क्या किया, हम लोगों ने, कि उनको एक जानबूझकर ऐसा इन्वायरमेंट बनाया कृत्रिम तौर पर कि उनके व्यवहार को नोटिस किया जाए। तो जो ऑब्जर्वर होंगे वो एक बच्चे के ग्रुप को लेंगे और एक रूम में जाकर छोड़ देंगे, तो बच्चे के आपस में बातचीत करेंगे। और जो ऑब्जर्वर होगा वो तो या तो गेट के पीछे खड़े होकर वहां जो घटना जो आपस में बच्चे बातचीत कर रहे होंगे वहां से दूर से खड़े होकर देखेंगे, या फिर कर्टेन के पीछे से। तो ये होता है हमारा प्रयोगात्मक परिस्थिति में असहभागी अवलोकन। अब जान लेते हैं कि असहभागी अवलोकन की विशेषताएं क्या होती हैं। असहभागी निरीक्षण जो विधि में अध्ययनकर्ता समूह में घुलता मिलता नहीं है, बल्कि वह उनके तटस्थ रहकर अपनी समस्या के संबंध में तथ्यों का संकलन कर समस्या का अध्ययन करता है। मैंने बताया कि जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें जो ऑब्जर्वर होता है वह ग्रुप में शामिल नहीं होता है, ना ही वह वहां का सक्रिय सदस्य बनता है, बल्कि जो भी उसे इंफॉर्मेशन अपने टॉपिक से रिलेटेड चाहिए होती है वो क्या करता है, दूर से ही खड़े होकर चीजों को वहां ऑब्जर्व करता है। जो भी वहां गतिविधियां हो रही होती हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही होती हैं, लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो वो क्या करता है कि दूर से ही खड़े होकर चीजों का ऑब्जर्वेशन करता है। सेकंड इज असहभागी निरीक्षण विधि में चूंकि निरीक्षणकर्ता तटस्थ होकर अध्ययन और उनका आलेखन करता है। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जर्वर होता है तो वो दूर से ही खड़े चीजों का ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, और जो भी उनको अपने टॉपिक से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इनको अपने हो सकता है रिटन फॉर्म में रखते हैं वो, और क्या कहते हैं अपने माइंड में क्या स्टोर करते हैं, चीजों को रिकॉल करते हैं, देखते हैं। तो इस तरीके से ये होता है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अभी हम लोगों ने रिसेंटली में किया ही है, कि दूर से ही खड़े होकर चीजों को हम लोगों ने क्या, जो इंटर्नशिप टीचर थे उनको हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन भी देखिए किया था, साथ ही साथ किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं किया, जैसा कि हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिले थे। तो जो हमारा जो ऑब्जर्वेशन था वो एज अ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के रूप में हम लोगों ने किया था। अब असहभागी अवलोकन के गुण के बारे में जानेंगे कि इनके क्या मेरिट्स हैं। तो सबसे पहले है कि समय, कार्य क्षमता और धन की बचत। समय की बचत कैसे होती है कि आप गए, आपको किसी ग्रुप का ऑब्जर्वेशन करना है, तो आपके ऊपर एक क्या होती है कि टाइमिंग की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, क्योंकि आपको क्या केवल उस ग्रुप का ऑब्जर्वेशन करना है, जो भी वहां घटनाएं घटित हो रही हैं, तो आप क्या करेंगे वहां किसी भी समय जाकर, और टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आप दूर से ही खड़े होकर चीजों को देखेंगे, जो भी वहां गतिविधियां हो रही होती हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही होती हैं, लोगों के आचार विचार व्यवहार के बारे में आप जानेंगे। साथ ही कार्य क्षमता और धन की बचत। कार्य क्षमता की बचत किस रूप में होती है
कि आप एज अ ऑब्जर्वर के रूप में दूर से ही खड़े, ग्रुप से दूर से ही खड़े होकर चीजों का अवलोकन करते हैं। आप किसी से बातचीत नहीं करते हैं, आप डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, जो भी अलग अलग ग्रुप में जाकर या अलग अलग लोगों से जाकर आप बातचीत नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, दूर ही खड़े होकर चीजों का ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो आपको किसी भी तरीके के जो कार्य होता है वो आपको करना नहीं पड़ता है, केवल आप दूर से ही खड़े होकर चीजों का ऑब्जर्वेशन उस ग्रुप का करते हैं। अनुभवों में बढ़ोतरी की बात बताई गई है। तो अनुभवों में बढ़ोतरी की बात यहाँ इसलिए बोली गई है कि आप जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर होते हैं वो क्या करेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं समय तो कम लगता ही है। मान लीजिए आप एक ग्रुप में गए, ठीक है, आप वहाँ आपने टॉपिक से रिलेटेड आप गए, चीजों को ऑब्जर्व किया, और आप इसी के साथ आपने दूसरे ग्रुप में जाकर ऑब्जर्वेशन करना है। तो आप वहाँ क्या करेंगे, 15-20 मिनट आपने यहाँ ऑब्जर्वेशन किया, साथ ही साथ आप दूसरे ग्रुप में भी जाकर वहाँ का ऑब्जर्वेशन करते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में जो भी घटनाएं घटित हो रही होती हैं। तो आप एक समय में कई ज्यादा अधिक जो ग्रुप होते हैं वहाँ आप जाकर उन ग्रुप का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो जब अलग अलग ग्रुप का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो सभी अलग अलग ग्रुप के अनुभव भी अलग होंगे, सभी की जो गतिविधियां होंगी, जो वहाँ के आचार विचार होंगे, वो क्या होंगे, सभी के अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस होंगे अपने अपने। तो इसमें क्या आपके अनुभवों में बढ़ोतरी होगी। जैसा कि आपने अभी देखा है इंटर्नशिप में जो टीचर्स होते हैं जो बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं जाकर, तो वो क्या एक ही समय में क्या करते हैं, थोड़े से ही समय में जाकर एक बच्चे का ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसी समय फिर दूसरे बच्चे का ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इसमें क्या जो अलग अलग इंटर्नशिप जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो सभी के अनुभव जानने का एक मतलब देखने को मिलता है कि कौन इंटर्नशिप टीचर कैसे पढ़ा रहा है। आप जानेंगे कि अभिनति तथा पक्षपात की कम संभावना। इसमें जो वॉइस होती है कहीं से भी नहीं आती है, ना ही पक्षपात की भावना रहती है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर होता है वह उस ग्रुप में जाकर दूर से ही खड़े होकर चीजों को देखता है। वह किसी भी तरीके से जो ग्रुप के लोग हैं उनसे किसी तरीके का आत्मीय या आप कहते हैं अटैचमेंट नहीं होता है, ना धर्म जाति वर्ग के विशेष पर किसी तरह का उसका लोगों के साथ अटैचमेंट नहीं होता है। तो क्या होगा, जब अटैचमेंट नहीं होगा तो वो क्या करेगा, चीजों जैसे स्वाभाविक घटनाएं घट रही होती हैं वो उनको अपने हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन होती है टॉपिक से रिलेटेड वो अपने हिसाब से उनको कलेक्ट करेगा। तो इसमें जो भी पक्षपात की जो संभावना रहती है वो बहुत ही कम रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह ग्रुप के लोगों से अटैच नहीं रहता है। अब आशावादी अवलोकन के दोष के बारे में जानेंगे। व्यक्तिपरक अध्ययन। व्यक्तिपरक अध्ययन का मीन है कि जब ऑब्जर्वर है जो ग्रुप में जाकर लोगों से बातचीत नहीं कर रहा है, ठीक है, आपस में जो उनके जो सूक्ष्म विशेषताएं हैं, उनकी जो परंपराएं रीति रिवाज हैं, जो उनके सामाजिक संबंध हैं, उनके बारे में तो वो जान ही नहीं पाता है, क्योंकि वो उस ग्रुप में सक्रिय सदस्य के रूप में भागीदारी नहीं लेता है। तो वो क्या करता है कि दूर से ही जब खड़े होकर चीजों को देखता है, तो अगर मान लीजिए किसी भी ग्रुप में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, उस समय ऑब्जर्वर गया, ठीक है, और वहां वो डिस्प्यूट देख रहा है कि दो लोग झगड़े कर रहे हैं, बट होता क्या है कि ऑब्जर्वर को केवल यही दिखाई देगा कि हाँ दो लोगों में डिस्प्यूट हो रहा है, बट उनका किस कारण से हो रहा है, क्या रीजन था, क्या उन घटनाओं का संबंध था, इस बारे में जो ऑब्जर्वर होगा वो पता नहीं लगा पाएगा। तो जो भी वो एक्सप्लेन करेगा तो वो अपने तरीके से चीजों को देखेगा, वो कार्य कारण कॉज रीजन इफेक्ट का पता नहीं लगा पाएगा। इसलिए बोला गया है व्यक्तिपरक अध्ययन। सतही ज्ञान। सतही ज्ञान का यही है कि जब जो घटनाएं होती हैं, ग्रुप की जो गतिविधियां होती हैं, उनका वो डीपली इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वर को नहीं मिल पाती। जो भी ऑब्जर्वर को इंफॉर्मेशन मिलती है वह केवल दूर ही खड़े होकर मिल पाती है, जैसे उसके सामने परिस्थितियां घटित हो रही होती हैं। तो इस तरीके से उसको डीपली नॉलेज उस ग्रुप के बारे में नहीं मिल पाती है, इसलिए इसमें बोला गया सतही ज्ञान। अवलोकनकर्ता का प्रभाव।
अवलोकनकर्ता का प्रभाव इसलिए बोला गया है, मान लीजिए जो नॉन पार्टिसिपेंट के जो ऑब्जर्वर हैं वो किसी नर्सरी या प्रेप स्कूल में गए हैं और एज अ ऑब्जर्वर के रूप में। तो मान लीजिए जो नर्सरी या प्रेप के जो बच्चे हैं उस समय क्या उनकी टीचिंग चल रही है, बच्चे पढ़ा रहे हैं। तो जब नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर गए, वो अचानक से वहां पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे क्या अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है, सचेत हो जाते हैं, वहां पर सावधान, और कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जो उनका जो स्वाभाविक जो नेचर होता है, जो नेचुरल नेचर होता है, वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल पाता है, क्योंकि सारा ध्यान क्या हुआ, बच्चों का उस ऑब्जर्वर पर चला गया। तो इसलिए बोला है कि अवलोकनकर्ता का प्रभाव कहीं ना कहीं स्वाभाविक परिवेश में पड़ता है। इस प्रविधि से गहन अध्ययन संभव नहीं होता है। जब ऑब्जर्वर दूर ही खड़े होकर चीजों का ऑब्जर्वेशन करता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ग्रुप के बारे में आपको डीपली इंफॉर्मेशन के बारे में, उनके आचार विचार, रीति रिवाज और जो परंपराएं होती हैं, लोगों के आपस में कैसे संबंध होते हैं, इस बारे में ऑब्जर्वर को कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए इससे गहन अध्ययन संभव नहीं हो पाता। अब अर्ध सहभागी अवलोकन के बारे में जानेंगे कि अर्ध सहभागी अवलोकन सहभागी एवं असहभागी अवलोकन दोनों का समन्वय है। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता परिस्थिति, आवश्यकता और घटनाओं की प्रकृति के अनुसार कभी अध्ययन समूह में सहभागिता निभाते हुए सूचनाएं एकत्रित करता है और कभी उससे पूर्णतः पृथक रहकर एक मूक दर्शक के रूप में सूचनाएं एकत्रित करता है। इसमें अर्ध सहभागी में क्या होता है, कहीं ना कहीं ये एक समन्वय है दोनों का, असहभागी और असहभागी। इसलिए जब सहभागी और असहभागी आया तो अर्ध सहभागी विधि को प्रस्तावित किया गया गुड्डे एवं हट द्वारा। उन्होंने बताया कि जो इसमें ऑब्जर्वर होता है वो क्या होता है कि जो ग्रुप का बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार का सदस्य होता है। वो सहभागी भी निभाता है भूमिका और असहभागी भी भूमिका को निभाता है। कभी वह उस ग्रुप का तो सक्रिय सदस्य बन जाता है, और कभी क्या कि वो करेगा कि दूर से ही खड़े होकर चीजों का ऑब्जर्वेशन करता है। वो अपने ही अकॉर्डिंग, अगर उसको लगेगा कि कोई इंफॉर्मेशन मुझे ग्रुप में जाकर लेनी चाहिए, जो जरूरी है, जो सामने से फेस टू फेस जाकर मिल सकती है, तब जाकर वो उस ग्रुप से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। जब उसको लगेगा कि नहीं, ये इंफॉर्मेशन मुझे दूर से ही ऑब्जर्वेशन खड़े होकर कर सकते हैं, तब जाकर वो उन चीजों को इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है दूर से खड़े होकर। तो इसमें होता क्या है कि दोनों भूमिकाएं निभाता है, एक वो सहभागी की भी निभाता है, साथ ही साथ असहभागी की निभाता है। इसमें काफी सारे जो सामाजिक वैज्ञानिक रहे हैं उन्होंने इस पर काम किया है। जैसे कि एक लिपले रहे हैं, लिपले जी ने जो मजदूरी का जो होता है जीवन, उनके ऊपर अर्ध सहभागी अवलोकन किया है। साथ ही साथ बेकर जो मेडिकल्स के स्टूडेंट्स रहे हैं, बेकर जी ने, उन्होंने जो मेडिकल्स के स्टूडेंट रहे हैं उन पर अर्ध सहभागी अवलोकन किया है। जैसे कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो डेली लाइफ रहती है कि कैसे क्लासेस लगती हैं, कैसे कौन कौन से उनके कोर्सेज हैं, क्या सब्जेक्ट हैं, क्या प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो इस बारे में उन्होंने सहभागी अवलोकन के रूप में एज अ ऑब्जर्वर चीजों को ऑब्जर्वेशन किया। बट जब वो अपने सीनियर जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, अपने जो सीनियर होते हैं, जो मेडिकल्स के स्टूडेंट के जो सीनियर होते हैं, जब उनके साथ वो मान लीजिए ट्रेनिंग पर जाते हैं, जो उनकी इंटर्नशिप चलती है, आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं उनको ट्रीट करके देखते हैं, तब वो क्या करेंगे, जो ऑब्जर्वर होते हैं वो उन चीजों को वो दूर से ही ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि वहां वो क्या होते हैं, असहभागिता के रूप में चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, किसी तरीके का इंटरफियर नहीं करते हैं। साथ ही जो गुड्डे एवं हट ने भी इस जो अर्ध सहभागी अवलोकन है उन्होंने मछुआरों के जीवन पर किया। मछुआरों के जीवन पर कैसे किया उन्होंने, कि जो मछुआरों का जो जीवन, जो मछली पकड़ने की जो सारे दिन की गतिविधियां रहती हैं, कि वो कैसे, क्या टाइमिंग रहती है, किस तरीके से वो मछलियां पकड़ते हैं,
तो उनमें उन्होंने सहभागिता रह के उनके साथ रहकर चीजों का ऑब्जर्वेशन किया, जो भी वहाँ गतिविधियां रहती थी मछली पकड़ने के दौरान। बट जब जो मछुआरों के जो रीति रिवाज, जो परंपराएं होती हैं, उनमें क्या वो दूर रहकर ही उन्होंने चीजों का ऑब्जर्वेशन किया। जैसे कि मछुआरों के जो रीति रिवाज, जो परंपराएं, पूजा पाठ होती हैं, तब ऑब्जर्वर ने क्या किया, वो दूर से ही खड़े होकर चीजों को ऑब्जर्व किया, वो उस समूह में शामिल नहीं हुए। तो ये होता है हमारा अर्थ सहभागी अवलोकन। अब नियंत्रित अवलोकन के बारे में जानेंगे कि नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता पर तो नियंत्रण होता ही है, साथ ही साथ अवलोकन की जाने वाली घटना अथवा परिस्थिति पर नियंत्रण किया जाता है। अवलोकन संबंधी पूर्व योजना तैयार की जाती है, जिसके अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया एवं साधनों की सहायता से तथ्यों का संकलन किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन में क्या होता है कि नियंत्रित अवलोकन में कुछ नॉर्म्स होते हैं, मानकीकरण होते हैं, जिनको ऑब्जर्वर को फॉलो करना पड़ता है, और कुछ चर भी होते हैं जो कि उन पर कंट्रोल लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जर्वर होते हैं वो एक प्री प्लानिंग के तौर पर ही इसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है। वो एक योजना तैयार करते हैं और उसी योजना के ही अनुसार वो उस जो ऑब्जर्वेशन करते हैं उस चीज का फॉर्मुलेट करते हैं कि इस योजना के ही जो प्री प्लानिंग तैयार की जाती है उसी पर वो काम करते हैं। अब प्री प्लानिंग क्या होती है कि आपको जिस पर्सन का आपको ऑब्जर्वेशन करना है, तो आप क्या करेंगे कि आपकी पहले से ही प्री प्लानिंग में आपकी टाइम फिक्स होगा, डेट फिक्स होगी, पर्सन होगी फिक्स, प्लेस होगा, और जो आपकी क्वेश्चनरीज हैं कि आप क्या पूछेंगे वो भी आपकी फिक्स होती हैं इसमें। तो क्या हुआ, टाइम, डेट, प्लेस, पर्सन, और किस जगह एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, ठीक है, ताकि आपको देखिए शोर ना आए। तो ये जो शोर वाला है, तो इस चर को क्या कंट्रोल उन्होंने किया। तो इस तरीके से ये नियंत्रित अवलोकन होता है। इसमें जो ऑब्जर्वर होता है उसको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, उसी के अनुसार वो ऑब्जर्वेशन करता है। इसमें किसी तरीके की वो अपने जो मनमानी ढंग से वो चीजों को नहीं करता है। और साथ ही आपको एक एग्जाम्पल देंगे इसमें कि मान लीजिए किसी भी जो कॉलेज में, जो स्कूल्स में जो भी टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो टेस्ट में देखिए आप टीचर्स पहले से ही क्या डेट, टाइम, प्लेस, ठीक है, किस सब्जेक्ट पर टेस्ट होगा, सब कुछ क्या होता है पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है, किस डेट में होगा, किस दिन होगा, किस सब्जेक्ट का होगा, ठीक है, किस पीरियड में होगा। तो ये जब टीचर आते हैं उस दिन जो टेस्ट लेते हैं, तो जो भी उस दिन ऑब्जर्वेशन टीचर करेंगे एज ऑब्जर्वर के रूप में, तो वो एक नियंत्रित अवलोकन के रूप में किया जाएगा। और इसी तरीके से आप किसी टास्क को भी ले सकते हैं, जैसे कि किसी टीचर ने टास्क दिया बच्चों को, तो उसके क्या बच्चों को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे कि आपको इतनी टाइमिंग में ये टास्क कंप्लीट करना है, आप इस टास्क में ये कर सकते हैं, कुछ लिमिट कर दी जाती हैं आपकी। तो बच्चों को क्या उसी के अकॉर्डिंग आपको मतलब ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, साथ ही साथ बच्चे भी उस टास्क को एक लिमिट तक जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसमें ही वो उस टास्क को कंप्लीट करेंगे। अगर हम ऑब्जर्वेशन नियंत्रित अवलोकन की बात करें, तो इसमें जो हमारा इंटरव्यू आएगा वो इसी ऑब्जर्वेशन के तहत आएगा। आप देखिए, अगर इंटरव्यू में पहले से ही सारी चीजें फिक्स होती हैं कि आपको किस डेट पर किसी पर्सन का ऑब्जर्वेशन करना है, किस प्लेस पर करना है, किस पर्सन का करना है, ठीक है, किस तरीके से आप उस इंफॉर्मेशन को रखेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में रखेंगे, रिटन फॉर्म में रखेंगे, तो सारी चीजें क्या पहले से ही तय होती हैं। तो जो इंटरव्यू होता है तो वो इसी तौर पर ऑब्जर्वेशन के रूप में रखा जाता है, क्योंकि उसमें टाइम, डेट, प्लेस, पर्सन सारी चीजें पहले से ही फिक्स होती हैं। अब जानेंगे कि नियंत्रित अवलोकन की विशेषताएं। नियंत्रित अवलोकन की क्या विशेषताएं होती हैं। नियंत्रित निरीक्षण विधि में निरीक्षण
के लिए पहले से ही योजना तैयार की जाती है और योजना के आधार पर ही निरीक्षण करके तथ्यों का संग्रह किया जाता है। इसमें मैंने पहले ही बताया कि जो भी नियंत्रित निरीक्षण में क्या होती है, पहले से ही ऑब्जर्वर होता है, वो अपनी एक प्री प्लानिंग एक लिस्ट तैयार कर लेता है पहले से ही कि मुझे किस नॉर्म्स जो होते हैं उनको पहले से ही तय कर दिया जाता है कि कैसे ऑब्जर्वेशन मुझे करना है, किस टाइमिंग पे करना है, किस डेट पर। तो ये चीजें क्या पहले से ही तैयार की जा चुकी होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे जो इंफॉर्मेशन होती है उनको कलेक्ट किया जाता है रिटन फॉर्म में या रिकॉर्डेड फॉर्म में। सेकंड इज नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता को पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। इसमें मैंने बताया कि जो भी आपको एक क्वेश्चन शेड्यूल्स दी जाती है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में हैं, ठीक है, तो आपके बॉस ने इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको इस पर्सन का इंटरव्यू लेना है, जाकर आपको इस समय जाना है और इस प्लेस पे जाना है, तो आप क्या उन इंस्ट्रक्शंस का आप फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ही आप चीजों का ऑब्जर्वेशन करेंगे या उस पर्सन का आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो इसमें यही बताया है कि जो पूर्व निर्धारित जो आप पहले से ही चीजें जो आपकी प्री प्लानिंग जो होती है उसी के अनुसार कार्य करना होता है। अब सामूहिक अवलोकन के बारे में जानेंगे। सामूहिक अवलोकन में अध्ययन की जाने वाली घटना के विभिन्न पक्षों का एकाधिक विषय विशेषज्ञों द्वारा अवलोकन किया जाता है। इन सभी अवलोकनकर्ताओं में कार्य को बांट दिया जाता है और उनके कार्यों का समन्वय एक केंद्रीय संगठन द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो सामूहिक अवलोकन होता है, जब भी हम सामाजिक जो भी घटनाएं होती हैं उनका जब भी अध्ययन करते हैं तो देखिए दो स्तर पर करते हैं। एक हमारा होता है व्यक्तिगत स्तर और एक दूसरा होता है सामूहिक स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर में क्या होता है, जो एक ही व्यक्ति होता है वो एज अ ऑब्जर्वर के रूप में घटना का अवलोकन करता है। तो उसकी क्या जो एक ही व्यक्ति होते हैं जो ऑब्जर्वर होते हैं वो उन घटनाओं का अवलोकन करते हैं, तो साथ ही साथ उनकी कुछ अपनी एक सीमाएं भी होती हैं। बट सामूहिक अवलोकन में क्या होता है, इसमें एक से जो अधिक विषय होते हैं उनके विशेषज्ञ होते हैं, वह एक ही घटना पर एक ही समय पर और एक ही घटना एक ही समय पर क्या जो कोई भी समस्या हुई या घटना हुई या किसी समुदाय पर अध्ययन करना होता है। जबकि जो जिस पर वो अध्ययन करेंगे वो अलग अलग रूपों में अध्ययन करेंगे। अलग अलग रूपों में अध्ययन का कहने का मतलब है कि अलग अलग विषय के विशेषज्ञ होते हैं। तो कोई किसी समुदाय पे आप गए तो आप उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक पक्ष अलग अलग रूप में जानेंगे, जो भी अलग अलग विशेषज्ञ होंगे। तो वो जिस जिस क्षेत्र के विषय के विशेषज्ञ हैं वो उस बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। तो कहने मतलब ये हुआ कि जो भी ऐसे अध्ययनकर्ता समूह जो कि एक ही समय पर एक ही घटना पर एक ही साथ किसी घटना के किसी समुदाय के बारे में अध्ययन करते हैं, वो हमारा सामूहिक अवलोकन कहलाता है। अब सामूहिक अवलोकन में भी इन्होंने समूह अवलोकन को अलग एक्सप्लेन किया है और सामूहिक अवलोकन को अलग एक्सप्लेन किया है। समूह अवलोकन में इन्होंने बताया है कि समूह अवलोकन में एक ही ऑब्जर्वर होता है जो कि अलग अलग ग्रुपों का ऑब्जर्वेशन करता है। और सामूहिक अवलोकन में क्या होगा, इनमें एक से ज्यादा विषय के विशेषज्ञ होते हैं और ये एक ही समूह का या एक ही संस्था का एक ही घटना का अवलोकन करते हैं। इनको जो भी ये सामूहिक अवलोकन में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के विषय के विशेषज्ञ होते हैं, इनको क्वेश्चनरी शेड्यूल्स दी जाती है, एक लिस्ट दी जाती है ताकि जो अपने टॉपिक से ये मतलब भटक ना जाए, ये उस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दें ताकि जो उनकी रुचि है या अरुचि है उस टॉपिक पर इफेक्ट ना पड़े, उस चीज का जो अध्ययन वो करने जा रहे हैं उस चीज पर उसका इफेक्ट ना पड़े।
अब सामूहिक अवलोकन की बात करते हैं कि ये सामूहिक अवलोकन सबसे पहले कहाँ इसको ऑब्जर्वेशन किया गया है इस रूप में सामूहिक अवलोकन का। तो जो सामूहिक अवलोकन का जो फर्स्ट टाइम इसका जो किया गया है वो इंग्लैंड में टॉम हैरिसन और जॉन मेज ने, जो इंग्लैंड के निवासी थे, उनके आचार विचार रहन सहन पर अवलोकन, सामूहिक अवलोकन किया गया। फिर 1944 में जमैका के निवासियों पर किया गया कि जमैका के निवासियों का रहन सहन, आचार विचार कैसे हैं, उनके संबंध कैसे हैं, क्या घटनाएं वहां घटित होती हैं, घटनाओं का अर्थ क्या लगाते हैं, प्रतिक्रियाएं क्या देते हैं। तो इस बारे में जमैका के निवासियों पर अध्ययन किया गया। अब इसमें जो अलग अलग विषय के विशेषज्ञ होते हैं, विषय के विशेषज्ञ के रूप में आप समझिए जैसे कि मानव शास्त्र हुआ, इतिहास हुआ, राजनीति हुआ और आपके मनोविज्ञान हुआ। तो इन विषय के विशेषज्ञ जब एक ही किसी घटना पर, किसी समुदाय या समस्या पर एक साथ अध्ययन करते हैं तो इसको सहकारी अनुसंधान भी कहा जाता है, कोऑपरेटिव रिसर्च बोला जाता है। जब ये किसी घटना पर एक साथ रिसर्च करते हैं एक ही समय पर, उसके बाद जब चीजों का ऑब्जर्वेशन किया जा चुका होता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा चुका है अलग अलग विषय के विशेषज्ञों द्वारा, तो फिर एक साथ मीटिंग होती है सबकी। उसके बाद जो भी अपने अपने विचार रखते हैं सामने, उसके बाद जब उन विचारों को कोरिलेट करके, एक दूसरे से कोरिलेट करके चीजों को देखा जाता है, तब जाकर कॉन्क्लूजन निकलता है। अगर भारत में इसकी शुरुआत देखें सामूहिक अवलोकन की, तो भारत में एस.सी. दुबे द्वारा ये सामूहिक अवलोकन किया गया था। इन्होंने भारतीय गांव पर सामूहिक अवलोकन किया था, जो भी हमारे भारतीय गांव हैं उन पर अवलोकन किया था। इन्होंने जो कृषि के एक्सपर्ट्स होते हैं उनको अपने साथ लिया था, इस सामूहिक अवलोकन में शामिल किया था। साथ ही साथ जो पशु चिकित्सक होते हैं उनको भी शामिल किया गया था, और भी जो सामाजिक जो सुधारक होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, उनको भी साथ में शामिल किया गया। तो ये होता है हमारा सामूहिक अवलोकन। अब जानेंगे सामूहिक अवलोकन की विशेषताएं। इसमें क्या होता है, इसमें अध्ययन विश्वसनीय एवं निष्पक्ष होता है। विश्वसनीय एवं निष्पक्ष इसलिए कहेंगे क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स होते हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए एक्सपर्ट्स हैं तो उनकी जो नॉलेज ऑफ क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा मतलब सुपीरियर के तौर पर उनको कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्वालिटी क्वांटिटी वो काफी अच्छी होती है। तो जो भी वो जिस क्षेत्र में अध्ययन वो करते हैं सामूहिक अवलोकन, तो काफी अच्छे तरीके से उनको डीपली इंफॉर्मेशन का भी गहन और सूक्ष्म जो इंफॉर्मेशन होती है उनको कलेक्ट किया जाता है। व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना नहीं होती है। व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना इसलिए नहीं रहती है क्योंकि अलग विषय के विशेषज्ञ होते हैं, तो वो जब किसी समुदाय का सामूहिक अवलोकन करने जाएंगे तो सभी का अपना क्षेत्र अलग अलग रहेगा। मान लीजिए धार्मिक का अलग होगा, राजनीतिक का अलग होगा, ठीक है, आर्थिक का अलग होगा। तो सभी के अपने अपने क्षेत्र रहेंगे और उसी क्षेत्र में जाकर वो समुदाय का अवलोकन करते हैं। तो किसी तरीके की जो कंपटीशन होगी वो यहाँ पर नहीं आती है। इसलिए क्या होता है कि व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना इसमें नहीं रहती है। इसमें व्यापक क्षेत्र का अध्ययन होता है। व्यापक क्षेत्र का अध्ययन कहने का मतलब, अगर किसी घटना को आप देख रहे हैं, ठीक है, और या फिर आप किसी समुदाय का सामूहिक अवलोकन तौर पर करने गए हैं, तो आप जिस समुदाय के बारे में आप सामूहिक अवलोकन करने गए हैं, तो आप उस ग्रुप के बारे में क्या जानेंगे? उनके आप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, आध्यात्मिक सारे पक्षों को आप जानेंगे, तब जाकर के आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो ये व्यापक क्षेत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि आप इसमें हर क्षेत्र की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखेंगे नैदांतिक निरीक्षण विधि। नैदांतिक निरीक्षण विधि क्या होती है? जो मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र में नैदांतिक परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। नैदांतिक साक्षात्कार विधि के गुण भी पाए जाते हैं। इस विधि का उपयोग बहुधा समस्यात्मक लोगों के अध्ययन और मानसिक रोगियों के अध्ययनों में किया जाता है।
जो नैदांतिक निरीक्षण विधि होती है, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन मेथड, ये क्या होता है कि आप मतलब अगर आपकी कोई फैमिली में दिक्कत है, मान लीजिए कोई एक फैमिली का पर्सन है, उसको क्या है, जॉब से रिलेटेड दिक्कत है या फिर कोई भी आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको क्या, उनके बारे में निदान किया जाता है। जैसे कि आपको कोई मतलब आप उस चीज का कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में चले गए या डिप्रेशन में चले गए, तो आप क्या करेंगे, पहले तो फैमिली के जो सदस्य होते हैं वो जानेंगे कि क्या दिक्कत है, उनसे डिस्कस करेंगे, पूछेंगे। अगर मान लीजिए अगर वो नहीं बता पाए तो उसके बाद क्या, काउंसलर के पास ले जाया जाता है। काउंसलर उनसे पूछता है कि क्या दिक्कत है, क्या उस जो जो प्रॉब्लम है उसके पीछे क्या कारण है, तो वो पूछने की कोशिश करता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम उसके मेडिकल उसमें क्षेत्र में बात करें, तो मान लीजिए किसी कोई एक पेशेंट है जो काफी एक ऐसे स्पेसिफिक डिसीजेस है उससे ग्रसित है, तो वो क्या करेंगे, पहले तो हम लोग का जो एक नेचुरल वे होता है कि घर पे ही उस चीज का ट्रीटमेंट लेंगे। उसके बाद अगर व्यक्ति सही नहीं होता है तो उसके बाद क्या करता है, वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर जो होगा उनकी परेशानी को देखेगा, पहले उस जो बीमारी है उसको डायग्नोस करेगा, उसके सिम्टम्स के बारे में पूछेगा कि आपको क्या मतलब दिक्कत है, उसके बारे में जानेगा, तब जाकर ट्रीटमेंट शुरू करता है डॉक्टर। उसके बारे में फिर बात करते एजुकेशन की फील्ड में। एजुकेशन की फील्ड में अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है, किसी भी क्लास का स्टूडेंट्स है, उसको अपने जो भी स्कूल का जो इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड कोई दिक्कत है, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा उसके लिए सब्जेक्ट है जिसमें उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परेशानी आ रही है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैथमेटिक्स ले लेते हैं, साइंस लेते हैं, कैलकुलेशन में उसको कोई दिक्कत होती है, तो क्या होगा, जो बच्चे के सामने जो समस्या आती है तो उसका निदान करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, टीचर्स से बात करते हैं। टीचर्स बच्चे से बात करते हैं कि क्या दिक्कत है, किस सब्जेक्ट में क्या उसको दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, सब्जेक्ट से ही दिक्कत है या फिर स्कूल के एनवायरनमेंट से, या जो भी हमारे क्लासमेट्स होते हैं उनसे किसी तरीके का डिस्प्यूट हो गया हो। तो इसमें क्या, जो टीचर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो एक काउंसलर के रूप की भूमिका निभाते हैं और उन बच्चों की जो समस्याएं होती हैं उनको पहले डायग्नोसिस करते हैं, पहचानेंगे कि क्या बच्चे को दिक्कत है, उसके बाद उसको उपचार मतलब देंगे, उस प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन होगा वो करेंगे। हम नैदांतिक निरीक्षण की विशेषताएं के बारे में जानते हैं कि इस विधि में व्यक्ति के जो मानसिक विकार के कारणों को खोजने और जानने का प्रयास किया जाता है। मानसिक विकार मैंने बताया कि जो भी व्यक्ति है, मान लीजिए चाहे उसको जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या अपनी जो फैमिली बॉन्डिंग से रिलेटेड, फैमिली में रिलेशंस आपके मान लीजिए सही नहीं है, तो वो उन चीजों के बारे में क्या पता लगाने की कोशिश की जाती है। जब भी व्यक्ति कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस में या डिप्रेशन में चला जाता है, तो उनको जो उनके पीछे के जो कारण होते हैं उनको खोजने का प्रयास किया जाता है। इस विधि के द्वारा वास्तविक मनोदशाओं का अध्ययन किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में, डिप्रेशन में है, या फिर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है सब्जेक्ट से रिलेटेड या इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो उस समय बच्चा या वो व्यक्ति कैसे अनुभव कर रहा है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस में उस समय क्या चल रहा है, जो कि बच्चा या फिर कोई भी पर्सन हो वो डिप्रेस में चलता चला जा रहा है। तो जो उसकी जो वास्तविक मनोदशाएं होती हैं, जैसा उस समय वो अनुभव कर रहा होता है, उसके जो आचार विचार होते हैं, विचार चल रहे होते हैं उसके, उन्हीं जो वास्तविक मनोदशाएं होती हैं उनका अध्ययन उस समय किया जाता है काउंसलर या गाइडेंस द्वारा। व्यक्तिगत पक्षपात का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। इसमें व्यक्तिगत पक्षपात का न्यूनतम का प्रभाव कहीं से भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी आपके आसपास के जो फैमिली मेंबर्स होंगे वो एक गाइडेंस और काउंसलर के रूप में आपसे उस प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे कि आपकी क्या समस्या है, ठीक है, उसी के आपकी जो मनोदशाएं हैं उसके बारे में जानेंगे, क्या
प्रॉब्लम है आपको, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो या जॉब से रिलेटेड हो, या फिर एक बच्चे को स्कूल के एनवायरनमेंट से या किसी भी सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट हुआ उससे रिलेटेड, उसके बारे में जानते हैं, तो और फिर मान लीजिए अगर फैमिली से वो बातें नहीं शेयर कोई कर पाता है, उसके बाद आप काउंसलर के पास जाएंगे, तो कहीं ना कहीं किसी तरीके का कोई इसमें जो पक्षपात होता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हो गई नैदांतिक निरीक्षण की विशेषताएं। ये रेफरेंस है। रेफरेंस दिखाइए एक बार। हाँ। मीनू, इसमें एक कमी है कि जी सर। जैसे कि रेफरेंस पे रखिए। हाँ, जी जब हम लोग रेफरेंस दिखाते हैं ना, तो आपने पेज नंबर भी डाला है और बुक का नाम भी लिखा है, उसका पब्लिकेशन भी लिखा है, लेकिन जी इसमें आपने टॉपिक का नाम नहीं लिखा। ठीक है, जो कि बुक से पहले आ जाएगा। जैसे कि आपका पहला है DN श्रीवास्तव की बुक है, और जी उस बुक में आपने ईयर नहीं लिखी है। ठीक है, ब्रैकेट में जैसे नीचे लिखी है, नीचे के रेफरेंस में आपने ईयर लिखी है, लेकिन इसमें नहीं लिखी। बट जी सर, ईयर उसमें मुझे कहीं मिली नहीं सर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बुक आपने ली है तो बुक में ईयर तो लिखा होगा। ठीक है, तो उसमें कोशिश करना उसमें लिखी होगी कहीं आगे पीछे। ठीक, दूसरी चीज क्या है, फिर उसके बाद में हम लोग ब्रैकेट बंद करके, जैसे कि नीचे आपने लिखा हुआ है पांडे गणेश 2004 डॉट, फिर इसके बाद में आएगा आपका टॉपिक, जो कि टॉपिक 192 पेज से 209 पेज पर है, वो उस टॉपिक का नाम भी लिखिए यहाँ पे, है ना। फिर सामाजिक मनोविज्ञान आपकी बुक का नाम हो गया, राधा पब्लिकेशन उसका पब्लिकेशन हो गया, बाकी सब चीज ठीक है, लेकिन टॉपिक का नाम आना बहुत जरूरी है, और पहली जो रेफरेंस दिया है उसमें आपका वो आना जरूरी है, ईयर। ठीक सर, टॉपिक का नाम जो आप बता रहे हैं 2004 से ब्रैकेट क्लोज करके उसके बाद आएगा? उसके बाद में आएगा, और वो इटैलिक नहीं होगा। इटैलिक जैसे कि आपने लिखा है, तो वो आपने बुक का नाम इटैलिक कर दिया, वो बिल्कुल ठीक है। बस उसके पहले आप नॉर्मल फॉन्ट में एक उसका टॉपिक जो है 192 से 209 पेज पर वो लिखेंगे। ऐसे ही पहले वाले में 145 से 161 पेज पर जो टॉपिक है वो लिखेंगे। फिर लास्ट वाले में 245 से 268 के बीच में जो टॉपिक है वो लिखेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके। सर एक बात पूछनी थी सर, जैसे मीनू हाँ जी ने हाँ। कहा किसी किताब में या तो पब्लिकेशन ईयर नहीं लिखा होता है सर, तो उसका हम लोगों ने बहुत ढूंढा है, कई किताबों में ऐसा है सर, तो हम लोगों ने बिना उसी के लिख दिया है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो बुक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अगर उसका पब्लिशर उसकी डेट नहीं लिखी हुई है, आप कोशिश करना कि मिल जाए, और अदरवाइज नहीं मिल रही है तो आप ऐसे देखना कि पहला पेज देखना, दूसरा पेज भी देखना, कंटेंट वाला पेज देखना, फिर लास्ट में भी देखना, और सबसे बुक के जब कवर पेज होता है जो उसका लास्ट पीछे वाला जो पेज होता है उस पर भी एक बार देख लेना, यस क्योंकि सर। मिलना चाहिए ये। सर मैंने देखा था, पूरा देखा था, नहीं मिला था सर, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, मतलब थोड़ा थोड़ा कंटेंट जो लिया है, जिस किताब में जैसा मतलब ईयर अगर नहीं मिला है सर, मैंने नेट पर भी सर्च करके देखा था, तो एक किताब का तो नेट पर मिल गया था कि इस सन में पब्लिशिंग है, तो मैंने उसको लिख दिया था, लेकिन सर कुछ किताबों का नेट पर भी नहीं लिखा दिखाया जा रहा है। अच्छा, क्या उसका संस्करण या एडिशन भी नहीं लिखा हुआ बुक में? सर संस्करण लिखा रहता है, लेकिन ईयर नहीं लिखा रहता है। अच्छा, ईयर वैसे लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा है किसी बुक में, तो फिर आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में उसका संस्करण लिख दीजिए। ठीक है, हाँ, संस्करण लिख दीजिए कि द्वितीय संस्करण, तृतीय संस्करण, जो भी है उसका ब्रैकेट में लिखिए। ठीक, सर एक बात और पूछनी थी सर, जैसे नीलू जी ने लिखा है पांडे गणेश, तो सर पांडे के बाद हम लोगों को जी लिखना होगा या फिर पूरा गणेश लिखना होगा? देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप नाम नहीं लिख सकते, लेकिन API फॉर्मेट ये कहता है जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके उतना लिखिए। तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो जी लिखा जाएगा, पांडे और कॉमा लगा के जी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस तरीके से आपने ऊपर DN लिखा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पे जी लिखेंगे, रावत कॉमा हरी में H लिखेंगे। ठीक, हाँ, ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग जो भी चीजें कर रहे हैं वो API के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और API जो है वो अमेरिका का है पैटर्न, और अमेरिका के पैटर्न में हमें इंग्लिश वर्जन की तरफ ही जाना है।
हम लोग हिंदी में जरूर लिख रहे हैं, लेकिन हम लोगों को उसका प्रोनाउंसिएशन जो इंग्लिश में है वो ही यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक, तो हम लोग गणेश को पूरा नाम ना लिख के जी लिखें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो क्या सर ये पांडे के बाद, अब ऐसे मैंने तो हिंदी में लिखा हुआ रेफरेंस, कोई दिक्कत नहीं, कोई पांडे तब भी लिखिए, फिर जी लिखिए। जी इंग्लिश वाला जी नहीं, जी हिंदी में जी। अच्छा, ओके ओके। हाँ, ठीक। और बाकी मीनू से आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग तो आप लोग कर सकते हैं। किसी को कोई समस्या? यस मैम, मैं पूछना चाहता हूँ, जो आपने प्राथमिक डाटा की विशेषताएं बताई हैं उसमें एक आपने पॉइंट इंक्लूड किया है, इसमें समय भी बहुत अधिक खर्च होता है, तो ये विशेषता है या फिर डिसएडवांटेज है? ये डिसएडवांटेज तो नहीं कहेंगे। मान लीजिए आप किसी भी प्राइमरी डाटा का आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे तो इसकी ये विशेषता हुई कि आप शुरू से लेकर एक जो प्री प्लानिंग होती है उसको तैयार करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चीजों का ऑब्जर्वेशन करते हैं। मीनू एक चीज ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, अभिषेक ने बताया इसमें समय भी बहुत खर्च होता है, ये एक उसका डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, इसे विशेषता में काउंट नहीं करेंगे, है ना? इसको यहाँ से हटा दीजिए, ये उसका डिसएडवांटेज सर मैंने रखा नहीं है इसमें, इसलिए विशेषता। ठीक। और आपने सेकेंडरी जो बताया है, सेकेंडरी डाटा में भी कि सेकेंडरी डाटा बहुत कम सटीक होता है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज ही होगा। सेकेंडरी डाटा बहुत कम सटीक होता है, जैसे आपने कैरेक्टरिस्टिक बताई, तो इसकी विशेषता होनी चाहिए कि ये सटीक होता है, लेकिन आपने इंक्लूड किया है सेकेंडरी डाटा बहुत कम सटीक होता है, तो ये डिसएडवांटेज आपकी है ना मीनू। इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये लिख सकते थे कि इसमें प्राइमरी डाटा ज्यादा प्रयोग किया जाता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसमें आपने लिखा है सेकेंडरी डाटा बहुत कम सटीक होता है। वही चीज है ना, थोड़ी सी लैंग्वेज निगेटिव की तरफ चलेगी तो वो नकारात्मक सेंटेंस बनने की वजह से ये डिसएडवांटेज ज्यादा लग रहा है उसकी विशेषताएं की वजह से। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे जैसा कि सर एक्सक्यूज मी सर, मेरी एक लाइन बस है सर। अगर इसे इंग्लिश में लिखा जाता कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी डाटा, तब तो ये इतना अनुचित ना लगता। हिंदी में अगर लिखना है तो इसे इस तरह से लिख सकते थे, सेकेंडरी डाटा के लक्षण। तो सर लक्षण में तो सर गुण भी आते हैं और क्या कहते हैं अवगुण भी आते हैं, मतलब विशेषताएं भी आती हैं और कमी भी आती है। मैम क्वेश्चन है मेरा जी। सहभागी अवलोकन में एक आपने एग्जाम्पल दिया था अजीत डोभाल जी का, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो बताया कि वो पाकिस्तान में जाकर टेररिस्ट के खिलाफ वहां पे लोगों का ऑब्जर्वेशन किया, लेकिन जब वो पाकिस्तान में जाके लोगों का ऑब्जर्वेशन किया टेररिस्टों का, तो वहां पे उन्होंने अपनी मूल पहचान को छुपाकर लोगों को ऑब्जर्व किया। तो क्या हम जानना चाहेंगे कि जो ऑब्जर्वर होता है तो मूल पहचान को छुपाकर ही लोगों से ऑब्जर्व करता है क्या? जी हाँ, इसमें जो मैंने आपको बताया था पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में, मैंने बोला था कि जो ऑब्जर्वर होता है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की पूरा प्रयास करता है, वो कि उसकी आइडेंटिटी के बारे में ग्रुप को पता ना चल पाए। क्योंकि जब भी ऑब्जर्वेशन वो करेगा तो जब आइडेंटिटी को छुपाएगा तभी चीजों को ज्यादा से डीपली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएगा। तो इसमें जो आइडेंटिटी होती है ऑब्जर्वर की वो छुपाई जाती है। अच्छा, थैंक यू मैम। जी मीनू मैम, मेरा क्वेश्चन है जी। जैसे आपने लिखा हुआ है कि सेकेंडरी डाटा अधिक विश्वसनीय नहीं होते हैं, जी तो मेरा क्वेश्चन है कि विश्वसनीय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जबकि वो तो प्राइमरी डाटा पर बेस्ड होते हैं जो कि विश्वसनीय होते हैं। तो जब उसी पे बेस्ड हम कोई रिव्यू करके, किसी लिटरेचर का रिव्यू करके लिखते हैं, तो वो उनकी विश्वसनीयता में कमी कैसे आ जाती है? किसमें? सेकेंडरी डाटा में? जी ये पॉइंट कहाँ है मेरा? ये आप थर्ड वाले की बात कर रहे हैं कि सेकेंडरी डाटा बहुत कम सटीक होता है? जी हाँ, और जबकि आपने प्राइमरी डाटा में बताया कि ये
विश्वसनीय होते हैं। तो जब हाँ, तो सेकेंडरी डाटा जो है वो प्राइमरी डाटा पर ही बेस्ड होते हैं, हम लोग किसी लिटरेचर का रिव्यू करते हैं तब सेकेंडरी डाटा लिखते हैं, तो वो अविश्वसनीय या कम विश्वसनीय कैसे हो जाते हैं, जबकि सोर्स तो हमारा विश्वसनीय है। मान लीजिए जब आपने प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किया, ठीक है, तो उस समय की हो सकते हैं जो भी आंकड़े होते हैं, जो भी आपके कैलकुलेशन के हिसाब से, मतलब नंबर से हिसाब से संख्याएं जो होती हैं, या फिर जो भी आंकड़े होते हैं उस समय कुछ और हो, ठीक है, जब ऑब्जर्वर ने कलेक्ट की हो इंफॉर्मेशन। पर जो सेकेंडरी डाटा में जो ऑब्जर्वेशन अपनी ऑब्जर्वर जब रिपोर्ट बनाता है, तो उस समय हो सकता है वो आंकड़े अलग हो गए हों, उनमें डिफरेंस आ गया हो कुछ। और उस समय जो सेकंड ऑब्जर्वर हैं वो तो उन चीजों का जाकर ऑब्जर्वेशन करते नहीं है, ना ही वो फेस टू फेस उन चीजों का एनालाइज करते हैं, ना किसी से इंफॉर्मेशन को लेते हैं। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि प्राइमरी डाटा को तो विश्वसनीय बोला गया है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर होते हैं वो वहां पर जाके फेस टू फेस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, साथ ही आंकड़ों को भी देखते हैं। बट मान लीजिए अगर काफी ईयर का एक्सपीरियंस वो डिफरेंस हो गया, काफी सालों का डिफरेंस आ गया है, तो कहीं ना कहीं चीजें क्या बदल जाती हैं, आंकड़े भी आपके बदल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपने अगर स्टूडेंट्स के ऊपर किया हो तो वहां क्या स्टूडेंट्स की नंबरिंग भी बदल जाएंगी, तो इस वजह से बोला गया ये। ठीक है मैम, और मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि आपने बताया कि असहभागी अवलोकन जो होते हैं उसमें अनुभव में बढ़ोतरी होती है। जी जी। तो और सहभागी अवलोकन में भी तो अनुभव होता है, तो ज्यादा प्रभावशाली अनुभव हमें असहभागी में प्राप्त होता है या सहभागी अवलोकन में प्राप्त होता है? असहभागी में अनुभवों में बढ़ोतरी इसलिए बोला गया है कि आप जब अगर हम पहले सहभागी की बात करें, ठीक है, तो सहभागी में क्या होगा, जो ऑब्जर्वर होंगे वो एक ही ग्रुप में जाकर रहेंगे, काफी टाइम तक रहेंगे, वो एक सक्रिय सदस्य, उस परिवार के सदस्य की तरह वहां पर घटनाओं को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी वहां ग्रुप के समूह के जो आचार विचार होंगे, जो रीति रिवाज होंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो वहां पर भी अनुभव की बढ़ोतरी हुई है। बट एक कहते हैं मल्टी जो होते हैं, जो मल्टी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, मान लीजिए वो तो एक ग्रुप तक सीमित हो गए, वहां के जो आचार विचार हैं वो कुछ ही लोग, जितने भी उस ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे वहां तक वो सीमित हो गए। बट आप असहभागी अवलोकन में क्या करते हैं, आप एक से ज्यादा जो ग्रुप होते हैं, मान लीजिए एक तरफ आप जो ग्रामीण जो होते हैं उनका भी आप असहभागी अवलोकन के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में वहां की गतिविधियों के बारे में जान रहे हैं। साथ ही साथ मान लीजिए अगर उसी गांव के आसपास कोई जनजाति समूह है, ठीक है, तो आप वहां भी जाकर ऑब्जर्वर के रूप में वहां उनकी भी गतिविधियों के बारे में जान रहे हैं, क्या उनकी सभ्यता होती है, क्या आचार विचार, पूजा पाठ, जो जादू टोने जो भी जनजातियों में होती है। तो आप देख लीजिए, एक तरफ आपने ग्रामीण लोगों का अनुभव किया, एक तरफ जो जनजाति लोग हैं आपने उनका अनुभव किया। तो अनुभवों की बढ़ोतरी किसमें हो गई, इसमें दोनों तरीकों से जो होती है कि जो एक ग्रामीण लोगों के बारे में भी जाना आपने, साथ ही साथ आपने जनजाति लोगों के बारे में जाना। तो कहीं ना कहीं दोनों लोगों के कल्चर्स में काफी डिफरेंसेस होता है और दोनों के अनुभव भी अलग अलग होते हैं, तो इसलिए बोला गया है इसमें। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। ठीक है मीनू, आपने प्रेजेंटेशन अच्छी दी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सहभागी की बात करें या असहभागी की बात करें, यहाँ पे हम लोग तुलनात्मक अध्ययन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। असहभागी में जो इन्होंने लिखा है अनुभवों में बढ़ोतरी वो उसमें भी होती है, इसमें भी होती है, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होती है। ठीक। दूसरी चीज सेकेंडरी डाटा की बात आती है। सेकेंडरी डाटा हम लोग इसलिए विश्वसनीय कम मानते हैं ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि वहां पे एक गैप होता है, और ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि हम लोग डायरेक्ट उस चीज को खुद ऑब्जर्व करें, ठीक है, चाहे वो वहां पे पार्टिसिपेट करके करें या नॉन पार्टिसिपेट के रूप में करें, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम लोग ध्यान देंगे, और अगला जो कैंडिडेट है कल के लिए वो मुझको मैसेज करेगा अपने टॉपिक के साथ में। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम।